एग्जांपल्स अपन जो है प्रैक्टिकल लाइफ में देख सकते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर रिएक्शन का पहला एग्जांपल है न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब है ब्रेकिंग, यानी कि हैवी न्यूक्लियस is broken into smaller nucleus। यानी कि हम किसी तरीके से अगर एक बड़े एटम को ब्रेक कर लें और छोटे एटम में चेंज कर लें, और बेसिकली न्यूक्लियर इवेंट है, इसका मतलब ये है कि हम एक लार्जर जो न्यूक्लियस है उसको ब्रेक करके दो छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट करें। इसका जो परफेक्ट एग्जांपल है वो है न्यूक्लियर रिएक्शन। जैसे यूरेनियम अगर हम ले 92 यूरेनियम 235, इस पे अगर स्लो न्यूट्रॉन इस पे डाला जाए यूरेनियम न्यूक्लियस पे, तो इट ब्रेक्स इनटू टू अनदर न्यूक्लियस, स्मॉल न्यूक्लियस, बेरियम प्लस क्रिप्टोन प्लस 3 न्यूट्रॉन्स आर रिलीज्ड प्लस सम एनर्जी इज रिलीज्ड। अभी जो रिएक्शन मैंने यहां लिखी है, ये रिएक्शन बेसिक है एटम बम में, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, उसमें भी यही रिएक्शन यूज होती है। इसके लिए किस चीज की जरूरत होती है? एक तो फ्यूल की तरह यूज होता है यूरेनियम, ठीक है ना। यूरेनियम रेडियो एक्टिव है, ये अपन जान चुके हैं कि बिस्मथ के बाद वाले जो एलिमेंट है लेड के बाद, वो सारे रेडियो एक्टिव है। तो 235 पर स्लो न्यूट्रॉन अगर हम डालें, तो न्यूट्रॉन के डालने से क्या होगा, ये न्यूक्लियस जो है बड़ा न्यूक्लियस, ये टूट के दो छोटे न्यूक्लियस में चेंज हो जाएगा, बेरियम प्लस क्रिप्टोन, और साथ में 3 न्यूट्रॉन यहां से निकलेंगे प्लस सम एनर्जी विल बी रिलीज्ड। एनर्जी रिलीज होने का प्रिंसिपल क्या है कि देयर इज सम मास लॉस। जब न्यूक्लियर रिएक्शन होगी तो जो मास लॉस होगा वो अपन देख चुके हैं, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर से, कि एनर्जी अगर मास लॉस अगर हम ये बोलते हैं या मास डिफेक्ट, अगर मान लो मास डिफेक्ट 1 mu होता है, तो एनर्जी कितनी रिलीज होगी? बाइंडिंग एनर्जी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन। तो जो एटम बम का प्रिंसिपल है वो ये प्रिंसिपल है कि रिएक्शन के दौरान कुछ अमाउंट मास का लॉस होगा एंड दैट कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी। साथ में क्या होगा कि लार्जर जो न्यूक्लियस है वो दो छोटे न्यूक्लियस में चेंज हो जाएगा, न्यूट्रॉन निकलने लग जाएंगे। अब बेसिकली एक न्यूट्रॉन लगा अपना यहाँ पर और 3 न्यूट्रॉन वहां से निकल गए, तो होगा क्या कि अगर मान लो जैसे एक न्यूट्रॉन हमारे पास आया और इसने यूरेनियम को जो है ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद क्या होगा, 3 न्यूट्रॉन साथ में निकलेंगे, और 3 न्यूट्रॉन अगर निकले तो ये 3 यूरेनियम एटम्स को ब्रेक करने लग जाएंगे। तो रिएक्शन एक बार अगर ये स्टार्ट हो गई है तो फिर अपने आप चलती रही। यानी एटम बम का प्रिंसिपल ये है कि एक क्रिटिकल मास लिया जाता है, क्रिटिकल मास उसको बोलते हैं कि सम मिनिमम अमाउंट इज रिक्वायर्ड। तो मिनिमम अमाउंट जो रिक्वायर्ड है वो रोड्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। उसको क्या करते हैं, एटम बम फॉर्म करते समय उसको एक साथ जोड़ देते हैं। यानी पहला प्रोसीजर होता है यूरेनियम रोड्स को जोड़ देना ताकि वो क्रिटिकल मास के बराबर हो जाए, ठीक है ना। वो लगभग 1 kg से थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो क्रिटिकल मास से ज्यादा होते ही उस पर जो यूरेनियम का बम बना हुआ है, न्यूक्लियर बॉम्ब, उस पर हम न्यूट्रॉन डालते हैं, स्लो न्यूट्रॉन। तो जैसे न्यूट्रॉन पड़ेगा वो उसको ब्रेक करेगा, और साथ में 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे जो आगे चेन रिएक्शंस को फॉलो करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज चेन रिएक्शन। अब ये ऐसा होगा कि अगर मान लो अपन एटम बम की बात करें, तो न्यूट्रॉन वहां पर गिरेगा और उसके बाद 3 न्यूट्रॉन ने आगे रिएक्शन चेन स्टार्ट की, उसको हम बोलते हैं अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। अनकंट्रोल चेन रिएक्शन में फिर ये आगे 1 से 3 हो जाएगा, फिर इससे आगे हर 1 से 3 प्रोड्यूस होंगे, तो ये रिएक्शन चलती रहेगी और साथ में एनर्जी रिलीज होती रहेगी। ये ऐसा तब तक होगा जब तक कि पूरा फ्यूल जो है वो समाप्त ना हो जाए। समझ बात हो? अब ये रिएक्शन हो रही है एटॉमिक बॉम्ब में, इसी रिएक्शन को यूज करते हैं हम न्यूक्लियर प्लांट्स में, जहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाते हैं। तो वहां भी सेम ही रिएक्शन होगी, पर वहां पे रिएक्शन होनी चाहिए कंट्रोल रिएक्शन, क्योंकि ऐसा नहीं है कि फ्यूल हमने रखा और वो एक झटके में ही हम उसको खत्म करवा दें। अगर एक झटके में एनर्जी निकलेगी
तो फिर उस केस में वो एक्सप्लोजन हो जाएगा और इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी कि वो प्लांट उसको बियर नहीं कर सकता उस टेम्परेचर को। समझ बात? तो न्यूक्लियर प्लांट में क्या होता है कि न्यूट्रॉन्स को जो है एब्जॉर्ब करवाया जाता है। बोरॉन कैडमियम रोड्स होती है, तो जैसे प्लांट का कोर है, प्लांट का कोर बहुत हाई ऐसा मटेरियल का बना होता है कि ताकि वो पिघले ना टेम्परेचर से, ठीक है। तो प्लांट के कोर में ये फ्यूल रखकर स्लो न्यूट्रॉन डाला जाता है, फिर वहां से जो न्यूट्रॉन निकले, अगर मान लो मैं इनमें से 2 को एब्जॉर्ब करवा लूं कंट्रोल रिएक्शन में, तो फिर एक ही निकलेगा, वो एक एटम को तोड़ेगा, फिर वो उस एक एटम से 3 न्यूट्रॉन निकले, वो फिर उनमें से 2 को एब्जॉर्ब करवा ले अपन, ठीक है। तो बोरॉन कैडमियम रोड्स होती है जो न्यूक्लियर प्लांट के अंदर न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने का काम करती है, बोरॉन कैडमियम रोड्स। और उस तरीके से हम रिएक्शन को कंट्रोल करवाते हैं और जितनी रिक्वायरमेंट हमें होती है इलेक्ट्रिसिटी की, हम उतनी ही रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ्यूल का कंबशन करवाते हैं, यानी कि फ्यूल को यूज करवाते हैं, ठीक है। और न्यूट्रॉन को स्लो करने के लिए हम यूज करते हैं मॉडरेटर, ग्रेफाइट या फिर D2 हेवी वाटर। तो होता यह है कि किन चीजों की जरूरत है न्यूक्लियर प्लांट में? सबसे पहले फ्यूल, ठीक है ना, जो कि एक तरह से मिनरल है, जो कि सी शोर के आसपास पाया जाता है, ठीक है ना। इंडिया में भी जैसे केरला इनके आसपास पाया जाता है, कनाडा से इंपोर्ट करते हैं इंडिया में कम है थोड़ा सा यूरेनियम, ठीक है। तो फ्यूल जो होता है उस पर अपन क्या करते हैं, मॉडरेटर से गुजारा हुआ न्यूट्रॉन डालते हैं स्लो स्पीड वाला, उससे स्मॉलर न्यूक्लियस में चेंज होगा, साथ में एनर्जी रिलीज होगी, साथ में 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, उनमें से 2 को हम एब्जॉर्ब करवा लेंगे बोरॉन कैडमियम रोड से। अब ये जो एनर्जी जहां पे रिलीज होती है उसके आसपास हम जो है मेटल फ्लो करवाते हैं। मेटल क्यों फ्लो करवाते हैं? मोल्टेन स्टेट में, ताकि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ले जाएगा। यानी कि जैसे मानो प्लांट में यहां पे जो है एनर्जी रिलीज हुई, तो आसपास जो है हम मेटल मोल्टेन स्टेट में फ्लो करवाते हैं। तो इसका काम क्या होगा, ये इस यहां से जो एनर्जी होगी उसको साथ में कैरी फॉरवर्ड करके ले जाएगा और फिर इससे प्रोड्यूस करवाते हैं स्टीम, और स्टीम से रन किया जाता है टरबाइन, ठीक है ना। तो टरबाइन के रन करने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है। ये न्यूक्लियर प्लांट का मॉडल है, ठीक है ना। चीज समझ गए क्या है? यूरेनियम पे स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, ठीक है ना, उसके बाद उससे ब्रेकिंग ऑफ द न्यूक्लियस, लार्जर न्यूक्लियस, स्मॉलर न्यूक्लियस इज प्रोड्यूस्ड, और साथ में न्यूट्रॉन 3 निकलेंगे, प्लस सम एनर्जी विल बी रिलीज्ड। समझिए बात को, नोट कीजिए। रिवर्स है न्यूक्लियर फ्यूजन, बातें नहीं हुई। न्यूक्लियर फ्यूजन में हम क्या कर रहे थे, बड़े न्यूक्लियस को ब्रेक कर रहे थे स्मॉलर न्यूक्लियस में। इसमें हम उल्टा करेंगे, स्मॉलर न्यूक्लियस आर फ्यूज टुगेदर एंड लार्जर न्यूक्लियस इज फॉर्म, या हेवी न्यूक्लियस इज फॉर्म। इसमें हम ये बोलेंगे कि स्मॉलर न्यूक्लियस आर फ्यूज्ड टू फॉर्म लार्ज न्यूक्लियस। तो ये रिवर्स हो गया उसका। और इसमें जैसे मैं एग्जांपल लूं, जैसे हम ड्यूटेरियम ले लें 1H2 प्लस ट्रिटियम 1H3, तो इन दोनों को फ्यूज करवाने पे बनाता है हीलियम एटम 2He4 प्लस 0N1 प्लस एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक। अब एक्चुअली इसमें फ्यूल का काम कौन करेगा? इसमें फ्यूल का काम करेगा हाइड्रोजन। तो जो हाइड्रोजन बॉम्ब की हम बात करते हैं वो इस पे बेस्ड है, ठीक है। अगर हम वैसे अवेलेबिलिटी के हिसाब से बात करें तो यूरेनियम जो है वो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में, लेकिन ड्यूटेरियम और ट्रिटियम ज्यादा लिया जा सकता है। तो अगर फ्यूल की पॉसिबिलिटी देखी जाए तो ये फ्यूल ज्यादा अमाउंट में अर्थ पे, ड्यूटेरियम प्लस ट्रिटियम। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को कंबाइन करके हीलियम का एटम प्रोड्यूस करवा रहे हैं, साथ में एक न्यूट्रॉन निकलेगा, प्लस एनर्जी विल बी रिलीज्ड। अब अगर हम दोनों रिएक्शंस को कंपेयर करें, ठीक है, तो ये रिएक्शन ज्यादा एनर्जी होल्ड करती है। उसका कारण क्या है कि अगर हम एनर्जी पर यूनिट मास कैलकुलेट करें, जैसे अगर इन दोनों की देखें अपन, मास 2 और 3 है, ठीक है, जबकि यूरेनियम 235 है, तो अगर अपन पर यूनिट मास जो फ्यूल से एनर्जी कैलकुलेट करें तो यहां ज्यादा आएगी। यानी कि हाइड्रोजन बॉम्ब और न्यूक्लियर बॉम्ब या एटॉमिक बॉम्ब में अगर हम बात करें, यूरेनियम बॉम्ब के बारे में बात करें, तो दोनों में से ज्यादा एनर्जी रिलीज करने की टेंडेंसी है इसकी,
यानी कि एटम बम अगर मान लीजिए एक्स एरिया को तबाह कर सकता है, तो उतने ही मास का हाइड्रोजन बम उससे कई गुना ज्यादा एरिया को तबाह कर सकता है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि रिएक्शन स्टार्ट करवाने के लिए हमें बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, यानी टेम्परेचर लगभग 10⁷ जो सन पर होता है उतना ही टेम्परेचर इसके लिए रिक्वायर्ड केल्विन में। तो इतना टेम्परेचर अर्थ पर पॉसिबल नहीं है कि उतना क्रिएट किया जाए। अगर हम एक्सपेरिमेंटली या लेबोरेटरी में करना चाहें तो इम्पॉसिबल। यानी हाइड्रोजन बम का जो प्रिंसिपल है वो इस पे बेस्ड है कि पहले उसके लिए हमें यूरेनियम बॉम्ब गिराना पड़ेगा। उस जगह पर अगर यूरेनियम बॉम्ब के साथ इसको गिराना पड़ेगा, तो जब यूरेनियम बॉम्ब फटेगा तो उसकी जो एनर्जी रिलीज होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, तब जाके रिएक्शन स्टार्ट होगी। समझ पा लो? तो हाइड्रोजन बॉम्ब अकेले नहीं काम कर सकता, उसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, सन के बराबर। तो सन की जो रिएक्शन है, सन का जो एनर्जी सोर्स है वो यही रिएक्शन है, न्यूक्लियर फ्यूजन। सन पे जो रिएक्शन होती है वो यही रिएक्शन होती है, ठीक है ना। और इनफाइनाइट सोर्स है वहां पे हाइड्रोजन का, इसलिए कंटिन्यूअसली एनर्जी प्रोड्यूस हो रही। तो हाइड्रोजन बॉम्ब को जो है बनाना वो तो फिजिबल है, उसके साथ यूरेनियम बॉम्ब हमने डाला तो उसको रिएक्शन को स्टार्ट करवाया जा सकता है। लेकिन अगर इस रिएक्शन को हम कंट्रोल्ड वे में चाहें तो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। कंट्रोल्ड वे में अगर हम देखें कि फ्यूल के मायने में, और अगर हम ये देखें कि कितना ज्यादा सोर्स है फ्यूल का, तो उस हिसाब से रिएक्शन ज्यादा कन्वीनियंट है अर्थ में। यानी जो न्यूक्लियर प्लांट अभी तक बने हुए हैं वो न्यूक्लियर प्लांट यूरेनियम पे बेस्ड है, और यूरेनियम लिमिटेड है, ठीक है ना, जबकि ये काफी बड़ा सोर्स है। तो जो न्यूक्लियर प्लांट है वो इस पे बनाए जाए तो एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है अर्थ पे। यानी कि जितने भी, मतलब ये मान लीजिए जितने भी दूर से अनकन्वेंशनल सोर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो सब बंद किए जा सकते हैं। यानी अकेला ये प्लांट ही जो है बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, मतलब अर्थ की जितनी रिक्वायरमेंट है वो अकेले इस प्लांट से पूरी की जा सकती है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इस रिएक्शन को करवाना चाहें तो उसके लिए हमें इतना ज्यादा टेम्परेचर चाहिए जो लेबोरेटरी में किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं। यानी इतना ज्यादा टेम्परेचर अगर लेबोरेटरी में जनरेट किया गया तो लेबोरेटरी पिघल जाएगी। समझ में आ रहा? ये टेम्परेचर मतलब बहुत हाई टेम्परेचर है, सन के बराबर। तो इसलिए न्यूक्लियर प्लांट इस पे अभी तक बना नहीं है। अभी तक जितने भी न्यूक्लियर प्लांट है वो उस रिएक्शन पे बेस्ड है, न्यूक्लियर फ्यूजन पे, ठीक है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन पे बनाने के लिए अभी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है वर्ल्ड में, कई सारी कंट्रीज के। उसमें क्या कोशिश कर रहे हैं वो लोग कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके उसके बीच में फ्यूल को रोटेट करवाएंगे। इससे क्या होगा कि जब फ्यूल रोटेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो जो लेबोरेटरी उसकी वॉल से टच नहीं करेगा, क्योंकि अगर हाई टेम्परेचर पे अगर टच करेगा, ठीक है ना, तो वो तो पिघला देगा लेबोरेटरी को। तो उसको बहुत हाई टेम्परेचर, मतलब हाई मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करवा के बीच में रिएक्शन करवाई जाएगी। मतलब दिस इज नॉट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट टिल नाउ, पर इस पे काम चल रहा है। मतलब ये फ्यूचर प्रोजेक्ट है एक तरह से, कि अगर ये प्रोजेक्ट हुआ तो ये एनर्जी का एक इनफाइनाइट सोर्स बन जाएगा सन की तरह। तो बाकी जो जितने भी अपने हाइड्रोलिक पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है, इन सब की फिर जरूरत नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये चीज जो है न्यूक्लियर फ्यूजन में। नेक्स्ट चीज है रेडियो एक्टिव सीरीज। अब रेडियो एक्टिव सीरीज जो है वो 4 तरह की है। सबसे पहले 4n सीरीज, सेकेंड 4n+1 सीरीज, थर्ड 4n+2 सीरीज, फोर्थ 4n+3 सीरीज। इन सीरीज का नाम है, दिस इज कॉल्ड एज थोरियम सीरीज, दिस इज कॉल्ड एज नेपच्यूनियम सीरीज, this is uranium series, and this one is actinium series. इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि स्टार्टिंग इसी एलिमेंट से होती है, थोरियम से, ठीक है ना। ये स्टार्टिंग नेपच्यूनियम से होती है, ये यूरेनियम से और ये एक्टिनियम से। इनमें से जो 3 सीरीज ये हैं,
ये नेचुरल सीरीज है। तो नेचुरल सीरीज अगर पूछा जाए कि भाई नेचर में कौन कौन सी सीरीज मिलती है, तो 3 है, 4n+2 एंड 4n+3। और जो 4n+1 सीरीज है ये आर्टिफिशियल मैन मेड सीरीज है। आर्टिफिशियल सीरीज अगर देखा जाए तो दैट इज नेपच्यूनियम सीरीज, दैट इज 4n+1 सीरीज नेपच्यूनियम। सीरीज कैसे मालूम करते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट है XA, तो जो इसका मास नंबर है, इस मास नंबर को हम डिवाइड करते हैं 4 से। इफ मास नंबर इज डिवाइडेड बाय 4, अब डिवाइडेड बाय 4 है तो अगर कंप्लीटली डिविजिबल हो, पूरी तरीके से अगर 4 से डिवाइड हो जाए, तो फिर हम उसे कौन सी सीरीज बोलेंगे? 4n सीरीज। अगर डिवाइड करने के बाद एक बचता है रिमाइंडर, तो उस केस में 4n+1, 2 बचेगा तो 4n+2, 3 बचेगा तो 4n। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हमें दे दिया 92 यूरेनियम 235 दे दिया सपोज कर, तो हम क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे 235 को, कितना आ जाएगा? ये 5 और ये 50 और 58 और रिमाइंडर क्या बचेगा? 3 बचेगा ना। हाँ, तो ये हो जाएगा 58 × 4 + 3, 3 बच रहा है, तो इसको हम बोलेंगे 4n+3 सीरीज। तो अगर पूछा जाए कि कौन सी सीरीज है, तो हम मास नंबर को किससे डिवाइड कर देंगे? 4 से। ठीक है ना, मास नंबर को